दो खानदान की एक बहू। आ जाने दो इसे, इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगी। 11 से 12 बज गए हैं लेकिन ये अभी तक आया नहीं है। बस 5 मिनट और फिर मैं तो चली अपने घर। डॉली काफी देर से पार्क में खड़े खड़े अपने बॉयफ्रेंड नमन का इंतजार कर रही होती है। तकरीबन 1 घंटे बाद नमन पार्क पहुंचता है, जिसे देखकर डॉली गुस्से में जाने लगती है। तो वहीं नमन हाथों में एक बैग लिए डॉली के पीछे आने लगता है। अरे बाबा रुक जाओ ना, कहाँ जा रही हो? ट्रैफिक में फंसा था इसलिए टाइम लग गया। तुम 5-10 मिनट लेट नहीं हो, पूरा 1 घंटा लेट हो। अरे सॉरी ना बाबा, कितना गुस्सा रखोगी? देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या है इसके अंदर? अरे खुद खोल कर देख लो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। डॉली उस बैग को खोलती है तो उसके अंदर से एक बॉक्स निकलता है और बॉक्स को खोलने पर डॉली को एक न्यू एंड्रॉइड फोन मिलता है, जिसे देखकर खुश होने की बजाय डॉली का और मुंह बन जाता है। तुमसे मैंने आईफोन मांगा था ना, पता है वो ऑरेंज कलर का आईफोन आजकल कितना ज्यादा ट्रेंडिंग है। मुझे नहीं चाहिए ये डब्बा फोन, मुझे आईफोन ला कर दो। बेबी मैं तुम्हें जरूर आईफोन ला कर दूंगा, बस इस बार थोड़े खर्चे ज्यादा थे तो एंड्रॉइड फोन ही ले पाया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब हमारी शादी होगी ना तो मुंह दिखाई में मैं तुम्हें आईफोन ही दूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, अभी तो मैं ये एंड्रॉइड फोन रख लेती हूँ, लेकिन अपना प्रॉमिस भूलना मत। और हाँ, अभी भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, इसीलिए तुम मुझे स्टारबक्स ले चलो, मुझे वहाँ की कॉफी पीनी है। डॉली नमन के साथ उसकी बाइक पर बैठती है और अब नमन डॉली को स्टारबक्स में कॉफी पिलाने के लिए ले जाता है। डॉली हम कब शादी करेंगे? कितने समय से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तुम अपने चाचा से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? नमन, मैं अपने चाचा से बात तो कर लूं, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मेरा परिवार तुम्हारे परिवार जितना अमीर नहीं है। मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है। बचपन से मुझे चाचा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। अरे तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जल्द से जल्द अपने चाचा से बात करो। अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। अच्छा जी, लगता है कोई मुझसे बहुत प्यार करता है। वैसे शादी से पहले तुम्हें काफी तैयारी करनी होगी। देखो मुझे बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद है, तो तुम मेरे लिए तो वही लाना। और हाँ, मुझे गोल्ड इतना पसंद नहीं है, तो मैं तो डायमंड की ज्वेलरी पहनूंगी। हाँ बाबा क्यों नहीं, तुम्हें जो चाहिए मुझे लिस्ट बनाकर दे देना, मैं सब तुम्हें ला कर दे दूंगा। नमन डॉली एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं और डॉली को छोड़कर नमन वापस अपनी बाइक से घर आने लगता है। कुछ देर में नमन एक बाजार में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी मां सरिता की किसी औरत से लड़ाई हो रही है। अरे माँ किससे लड़ रही है? ये औरत कौन है? ठंड के कोहरे की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नमन बाइक साइड में लगाकर जब अपनी माँ के पास जाता है तो देखता है कि उसकी माँ किसी और से नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन सविता से लड़ रही होती है। इन सब को तो मैं ही लूंगी। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए इन सेब को कैसे खरीद सकती है। कल तक जिसकी आधी किलो आटा लेने की हैसियत नहीं थी, वो अब 200 रुपए किलो सेब ले रही है। अच्छे से जानती हूँ मैं कि कैसे तुम लोग झोपड़ी से उस महल में आए हो। सब कर्म कांड पता है मुझे तुम लोगों के। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बदतमीजी सहता रहूंगा। अरे आसपास वाले देखो देखो, खुद तो थी ही ऐसी और अपनी औलाद को भी ऐसे बना दिया। बात चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन मेरा बेटा अपने से बड़े को कभी भी इस तरह से नहीं कह सकता। अरे खुद में संस्कार होंगे तभी तो औलाद में भी संस्कार होंगे। सविता, संस्कारों की बात तो तू ना ही करे तो ठीक है। अच्छे से जानती हूँ मैं कि तूने कैसे बड़ी चालाकी से उस अमीर परिवार में शादी की थी। पागल मत बना मुझे। दोनों सगी बहनें होकर भी सिर्फ 1 किलो बचे हुए सेब को लेने के पीछे इस तरह लड़ रही थी। उनकी लड़ाई के देखने के चक्कर में आसपास के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। ये सब देखकर खूब लोग हंस रहे थे। तो वहीं तभी सविता का बेटा अनुराग भी आ जाता है और नमन को बोलता देखकर, जितनी तुम लोगों की औकात है ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर बोल रहे हो। औकात में रहकर बोलो, समझे? अरे तू हमें क्या कह रहा है? अपनी औकात देख, तेरी औकात क्या है? 10 बार तो स्कूल में फेल हो रखा है। अरे बहन जी क्या कर रहे हो आप लोग? 1 किलो सेब को लेने के पीछे पूरा बवाल मचा दिया है। नहीं दे रहा मैं आपको ये 1 किलो सेब। होता है तो होने दो मेरा नुकसान। सविता सरिता की लड़ाई देख वो सेब वाला अपना थैला लेकर वहां से चला जाता है। तो वहीं अब अनुराग और नमन भी अपनी माँ को चुप करवाते हैं और उन्हें घर लेकर आ जाते हैं और बैठते हैं। अरे नमन बेटा, तू अभी तक अपनी मौसी की आदत से वाकिफ नहीं है। तुझे नहीं पता है कि तुम लोगों के पैदा होने से पहले उसने हमें कितना परेशान किया। एक तो चालाकी से उसने इतनी अमीर घर में शादी करी, और जब मेरे तुम्हारे पिता से शादी हुई और हमारे पास कुछ नहीं था, तो बहन होने के नाते हमारी मदद करने की बजाय हमें ताना देती थी। और जब हम दोनों ने मेहनत करके ये सब कुछ किया, तो भी उसने तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अरे वो तो तुम्हारी बहन कहलाने के लायक ही नहीं है।
मुझे तो उससे और उसके पूरे परिवार से सख्त नफरत है। वहीं सविता के घर पर मुझे क्या पता नहीं है कि कैसे इन लोगों ने 2 नंबर का काम करके अपना घर बिजनेस खड़ा किया है। वो तो तू आ गया, वरना आज तो मैं उस सरिता को छोड़ती नहीं। बीती पुरानी बातों को लेकर दोनों बहनों में जानी दुश्मनी जैसी लड़ाई थी। तो वहीं अपनी माँ पत्नी को देखकर उनके परिवार वाले भी अब एक दूसरे के परिवार से काफी नफरत करने लगते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सविता का बेटा ऑफिस का अपना सारा काम खत्म करके एक रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है, और ये गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि अनुराग के मौसेरे भाई नमन की गर्लफ्रेंड डॉली होती है। अरे अनुराग, क्या हुआ तुम्हें? जब से आए हो ऐसे गुमसुम बैठे हो, सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? देखो, मैं नहीं जानता कि तुम दिल से क्या चाहती हो क्या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इसलिए अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में अपने घर में नहीं बताया, लेकिन मेरा परिवार जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहता है। मेरी बात मेरी बहन प्रीति भी है, उसकी भी शादी होनी है। लेकिन अनुराग, इतनी जल्दी शादी? हमें तो मिले हुए सिर्फ कुछ महीने हुए हैं। जानता हूँ, लेकिन इन कुछ महीनों में मुझे तुम पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका है, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। इसलिए अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मेरी माँ इसी साल मेरी किसी से भी शादी करवा देगी। अब सब तुम्हारे हाथ में है। अनुराग की बात सुनकर डॉली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और अब जल्दी से घर जाकर डॉली ये सारी बात अपने चाचा महेश को बताती है, हॉल में बैठे हुए। अरे देख डॉली, तू तो अनुराग को अपने हाथ से जाने दे सकती है और ना ही नमन को। दोनों ही अमीर पार्टी है। वही तो चाचा जी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ नमन मेरे पीछे शादी के लिए पड़ा हुआ है, और एक तरफ अनुराग। आज से पहले किसी लड़के ने मुझसे शादी के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं की। तो तू क्यों परेशान हो रही है? अरे तू मेरी लुटेरी भतीजी दुल्हन है, भूल गई? आज से पहले तूने कितने लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें लूटा है। अरे ये शहर में हमारे आखिरी 2 शिकार होंगे। बस जल्द से जल्द ये भी निपट जाए, फिर हम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। डॉली कई सालों से अपने चाचा महेश के साथ मिलकर अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती और उनसे शादी करके उनका सब कुछ लूट कर चली जाती। डॉली अभी तक इस बात से अनजान थी कि अनुराग और नमन एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं। डॉली अब एक अगले दिन ही अनुराग को शादी के लिए हाँ कर देती है, और अब जल्द ही अनुराग और डॉली की शादी हो जाती है। कमरे में बैठे हुए, फाइनली हमारी शादी हो गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हें यही डायमंड का सेट चाहिए था ना? तुम्हें याद थी मेरी बात? अब जैसे लाए हो वैसे पहना भी दो। डायमंड का सेट देखकर डॉली काफी ज्यादा खुश होती है। थोड़ी देर बाद बात करके दोनों सो जाते हैं, लेकिन जैसी आधी रात होती है तो डॉली जल्दी से उठती है और सारे गहने सब कुछ लेकर घर के मेन डोर की तरफ बढ़ती है। तभी डॉली देखती है कि मेन डोर अंदर से चाबी से लॉक हो रखा है। कुंडी लगी तो है, तो ये चाबी से किसने इसे लॉक कर दिया? अब कहाँ ढूंढूं इसकी चाबी? तभी प्रीति नाइट सूट पर शॉल ओढ़े नींद में आती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपने अभी तक अपनी सारी ज्वेलरी भी उतारी नहीं। पानी लेने के लिए आई थी। तो भाभी, किचन तो आपके रूम के साइड में है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। किचन से पानी लेकर डॉली जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है, और रात को डॉली के भागने का पूरा प्लान फेल हो जाता है। तो वहीं अगले दिन डॉली सारे गहनों को संभाल कर एक बैग में रख रही होती है कि तभी सविता डॉली के कमरे में आती है। बहू, ये गहने अलमारी में संभाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल इस मोहल्ले में काफी चोरियां हो रही हैं। तू ये गहने मुझे दे दे, मैंने बैंक में तेरे नाम से लॉकर खुलवा दिया, वहाँ रखवा देती हूँ। नहीं माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं अलमारी में उन्हें संभाल के रख दूंगी। अरे बहू, जब भी पहनना हो तो तू लॉकर से निकलवा लियो। सविता डॉली से गहने लेकर उसे लॉकर में जमा करवा देती है, जिससे डॉली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वही नमन भी डॉली से काफी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये देख डॉली अब जल्दी से शादी के 2 दिन बाद ही काम का बहाना बनाकर नमन से मिलने के लिए जाती है, और मिलने से पहले पब्लिक वॉशरूम में अपना शादी का सारा गेटअप चेंज करके अनमैरिड वाला पुराना वाला गेटअप कर लेती है, और होटल में नमन से मिलने जाती है, जहां नमन उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे कहाँ चली गई थी तुम इतने दिन? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। देखो घर पर मेरी शादी की बात चल रही है। अब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बारे में घर पर बता रहा हूँ। अब जल्द से जल्द हम शादी कर लेंगे, भले ही कोर्ट मैरिज क्यों ना करें। थोड़ा समय तो ले लो, इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। मुझे नहीं पता डॉली, बस हम इस हफ्ते शादी कर रहे हैं। मैंने वकील से बात कर ली है। अनुराग की तरह नमन भी काफी अच्छे घर से था, इसलिए डॉली उसे भी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। एक साथ इतनी सारी परेशानियों को देख डॉली अब जल्दी से अपने चाचा के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। आपके कहने पर मैंने उस अनुराग से शादी कर ली, और अगले ही दिन उस अनुराग की माँ ने सारे गहने लॉकर में रखवा दिए।
अब मैं उसे कैसे जाने दूं? और दूसरी तरफ नमन शादी के लिए मरा जा रहा है। अरे तो बेटा तू नमन से भी शादी कर लेना। चाचा जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? यहाँ एक शादी से मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है और अब दूसरी शादी मेरे पल्ले बंध रही है। मुझे दो दो खानदान की बहू बनने का कोई शौक नहीं है। अरे बेटा तू समझी नहीं, मेरी बात जरूरी थोड़ी ना है कि अनुराग की माँ की तरह नमन की माँ की तरह गहने लॉकर में रखवा ले। अरे तू बस शादी के लिए जैसे ही मौका मिले गहने लेकर भाग जाना और फिर सीधा अनुराग के पास आ जाना और शादी पार्टी में गहने पहनने के बहाने से लॉकर से सारे गहने लेकर अपने पास रख लेना और फिर वहां से भी भाग जाना। एक शादी के होते हुए डॉली दूसरी शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो नमन जैसी अमीर पार्टी को अपने हाथ से जाने भी नहीं देना चाहती थी। इसलिए अब डॉली नमन के परिवार को मौजूदगी में उससे कोर्ट मैरिज कर लेती है और अब कमरे में बैठे हुए। अरे तुम खुश हो ना? आखिरकार हमारी शादी हो गई। हाँ, बहुत खुश हूँ। एक बहू होकर दो खानदान की बहू बन चुकी हूँ। पता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। डॉली जल्द से जल्द नमन के घर से भागने का प्लान बना रही होती है। तो वहीं इसी बीच डॉली अनुराग को गांव जाने का बहाना करके नमन के साथ रह रही थी। हफ्ते भर हो जाने की वजह से अब डॉली एक और प्लान बनाती है। वो मैं कह रही थी कि मुझे जॉब करनी है। मेरी कॉल सेंटर की जॉब अच्छी है, नाइट शिफ्ट है, लेकिन सैलरी अच्छी है। मुझे पता है जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, बट मेरा बहुत मन है। वैसे सही कहा तुमने, जॉब करने की तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जॉब करना है तो तुम कर सकती हो। मेरी फैमिली ओपन माइंडेड है, तो वो तुम्हें जॉब करने से रोकेगी नहीं। डॉली नमन और उसके परिवार को नाइट जॉब का बताती है, तो वहीं अनुराग और उसके परिवार को डे शिफ्ट की नौकरी के बारे में बताती है, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए। बहू, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें बता सकती हो। ये नौकरी मैं अपने चाचा के लिए कर रही हूँ। अब वो बूढ़े हो चुके हैं और अब कब तक वो नौकरी करेंगे? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरी परवरिश करने में ही गुजार दी, इसीलिए मुझे नौकरी करनी है। तुम अपने परिवार के लिए ही कुछ कर रही हो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर कल को जब बच्चा होगा फिर तो तुम्हें ही उसे संभालना होगा। जैसे तैसे कर डॉली दोनों परिवार वालों को डे नाइट शिफ्ट की नौकरी के लिए मना लेती है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहां डॉली अनुराग के घर रात भर रहती और सुबह ऑफिस ड्रेस में नौकरी का बहाना करके नमन के पास चली जाती और नमन के घर शाम तक रहकर रात में उसी ऑफिस ड्रेस में अनुराग के पास आ जाती। और इसी तरह डॉली एक बहू होकर दो खानदान की जिम्मेदारी निभा रही होती है। एक तो इस घर का काम खत्म नहीं हो पाता, ऊपर से कितना खाते हैं ये लोग। अरे खाने में कोई 4-4 आइटम बनवाता है क्या? क्या सोच कर आई थी मैं इस घर में कि हफ्ते भर में ही सब कुछ लेकर भाग जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो नौकरानी बनकर रह चुकी हूँ। डॉली अब जल्दी से खाना बनाना और घर का सारा काम खत्म करती है और वापस अपने दूसरे ससुराल आ जाती है, जहां आते ही डॉली का देवर आशुतोष उसे खाने की एक लंबी सी लिस्ट थमा देता है। लेकिन आशुतोष, इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? मैं वैसे ही ऑफिस के काम की वजह से काफी थकी हुई हूँ। अरे मेरे दोस्त आने वाले हैं, तभी तो मैंने आपको बोला, वरना कभी मैं कुछ थोड़ी ना कहता हूँ आपसे। बना देना बहू, एक ही तो देवर है तेरा, उसके लिए भी नहीं बना सकती? अपनी दादी सास रामकली की बात सुनकर जब डॉली को किचन में आना पड़ता है और थके हारे शरीर के साथ अपने देवर की फरमाइश का सारा खाना बनाना पड़ता है। बस अब बहुत हुआ। अगर ऐसे ही रहा तो इन दोनों खानदान की नौकरानी बनकर रह जाऊंगी मैं। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डॉली रात होने का इंतजार करती है और अब रात होते ही डॉली सीधा अपनी सास सविता के कमरे में जाती है। ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी तो आराम से सो रहे हैं, यही मौका है। ये बुढ़िया अलमारी की चाबी अपने तकिए के नीचे रखती है, बस चाबी हाथ आ जाए फिर तो ये डॉली इन सब के अरमानों की डोली लेकर फरार। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए डॉली सविता के पास जाती है और उसके तकिए के नीचे से चाबी निकालने लगती है। तभी मच्छरों के परेशान करने की वजह से नींद में सविता मच्छर मारने की बजाय डॉली को ही जोरदार चांटा मार देती है। मन तो कर रहा है यही तकिए से इसके मुंह पर डालकर इसे दबाकर मार ही दूं। बुढ़िया ने कितना जोरदार चांटा मारा है। वैसे तो इसके हाथ पैरों में जान नहीं है, लेकिन इसके एक चांटे से मेरा पूरा जबड़ा ही हिल गया है। डॉली अपना गाल मसलती है और सविता के तकिए के नीचे से चाबी निकालने लगती है। तभी अचानक सविता की आंख खुलती है और वो डॉली को चोट समझ बैठती है। हे भगवान, घर में चोर घुस आया। अरे कोई जल्दी से आओ, घर में चोर घुस आया। सविता अंधेरे में डॉली के बाल पकड़ लेती है, तो वहीं सभी लोग भागे भागे सविता के कमरे में आते हैं और जब कमरे की लाइट जलती है तो सभी देखते हैं कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि डॉली है। माँ जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, आपकी बहू हूँ, छोड़िए मेरे बाल। तू इतनी रात में मेरे कमरे में क्या कर रही थी? जुकाम हो रहा था तो विक्स लेने के लिए आई थी। डॉली बाल बाल बजती है और बाथरूम में जाकर,
एक मेरी वो सास है जिसने सारी ज्वेलरी लॉकर में जमा करके रख दी है, और ये है जहाँ घर में ज्वेलरी होते हुए भी इस बुढ़िया की वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। ऐसे ही अब कुछ समय गुजर जाता है, दिन बीतते रहते हैं और डॉली का प्लान अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ था। आज काफी दिनों के बाद डॉली अपनी सास सरिता के साथ बाजार आई होती है कि सामने से उसकी सास सविता आ रही होती है। ये बुढ़िया कहाँ से टपक गई, अगर इसने मुझे देख लिया तो फिर क्या होगा, अब क्या करूँ मैं। डॉली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे कि तभी डॉली की नजर बगल में बने एक बड़ी सी कीचड़ के गड्ढे में जाती है, जिसे देख डॉली अब गिरने का नाटक करती है और सीधा कीचड़ में गिर जाती है। कीचड़ में गिरने की वजह से डॉली के पूरे चेहरे और हाथ पैरों पर कीचड़ लग जाता है। बहू, तू ठीक तो है? तूने तो हील भी नहीं पहनी, फिर तो गिरी कैसे? माँ जी, जब दिन बुरे चल रहे हो ना तो फिर क्या ही हो सकता है। एक खानदान से दूसरे खानदान की बहू के इस सफर में डॉली ने खुद ही अपनी बैंड बजा ली थी। अगर जाकर तैयार होकर आज डॉली सब चीजों से परेशान होकर अपने चाचा महेश से मिलने के लिए आती है, बैठे हुए। अरे आ गई मेरी बिटिया रानी, कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ तुझे। दो बड़े खानदान की बहू बनकर तू तो अपने गरीब चाचा को भूल ही गई। चुप करिए चाचा जी, आप तो यहाँ आराम फरमा रहे, लेकिन बैंड तो मेरी बजी हुई है। कभी इस सास से ताने सुनो, कभी उस सास से ताने सुनो। एक घर का काम खत्म नहीं होता कि दूसरे घर का काम सर पर नाचने लगता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। बेटा सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर देखना हम यहाँ से एक नई जगह चले जाएंगे और वहाँ जाकर कोई दूसरा काम शुरू करेंगे। बस ये तेरे 2 आखिरी बकरे हैं। अपने चाचा महेश से मिलकर आने के बाद डॉली पैदल पैदल ही घर जा रही होती है कि तभी उसकी नजर रास्ते में एक पार्किंग एरिया में जाती है, जहां वो नमन और अनुराग को लड़ते हुए देखती है। यहाँ पर पहले मैं आया तो बाइक मैं ही लगाऊंगा, तू जा अपनी बाइक लेकर। मैं भी देखता हूँ कि तू यहाँ अपनी बाइक कैसे लगाएगा। अपने दोनों पतियों को एक साथ लड़ता देखकर डॉली काफी हैरान होती है और एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उन दोनों को देखने लगती है। अरे अच्छे से जानता हूं मैं तुझे और तेरे परिवार को। तेरी माँ की वजह से मेरी माँ कितनी परेशान हुई है। अरे मेरी माँ को तो खुद शर्म आती है तेरी माँ को बहन कहते हुए। क्या कहा इन दोनों ने? इनकी माँ आपस में बहन है? इसका मतलब ये दोनों मौसेरे भाई हैं। हे भगवान, इसका मतलब मैं 2 भाइयों की एक पत्नी हूँ। सारी सच्चाई जानकर डॉली के तो अब होश उड़ चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, जिससे अब वो जल्दी से अपने चाचा महेश को कॉल करती है और सारी बात बताती है। अरे डॉली बेटा, ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। अरे एक काम कर, तू इन्हीं 1-2 दिनों में दोनों घरों से पैसे गहने लेकर निकलने का बंदोबस्त कर। मैं भी जल्दी से यहाँ से घर खाली करता हूँ और दूसरे शहर जाने की तैयारी करता हूँ। चाचा जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी बड़ी परेशानी को देखकर भी आप मुझे गहने और पैसे लेकर आने के लिए कह रहे हैं। इन दोनों खानदान के बीच में भले ही दुश्मनी है, लेकिन अगर इन्हें मेरे बारे में पता चल गया ना तो मेरी तो खैर नहीं है। डॉली अब उसी रात घर से भाग जाने का प्लान बनाती है। इससे पहले डॉली घर से भागती कि तभी नमन डॉली को एक डायमंड का ब्रेसलेट देता है। डॉली, आज मैं बाहर गया था तो एक शोरूम में मुझे ये ब्रेसलेट दिखा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। तुम्हें इस तरह की ज्वेलरी काफी पसंद है ना? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जब भी घर से भागू तो कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। अब तो इसने मुझे डायमंड का ब्रेसलेट ही दे दिया, क्या पता कुछ दिन और रहने से कुछ और मिल जाए। ऐसे ही अब कुछ समय गुजर जाता है। रात का समय होता है, डॉली सो रही होती है कि तभी सोते सोते डॉली को एक भयानक सपना आता है कि डॉली बीच में है और दोनों सास ने डॉली को एक एक हाथ से पकड़ रखा है। दोनों फैमिली एक साथ है। छोड़ मेरी बहू को, छोड़। ये मेरी बहू है, ये मेरे खानदान की बहू है। नहीं, ये मेरे खानदान की बहू है, छोड़ इसे। अरे इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं कुल्हाड़ी लेकर आया हूँ। अब हम भाभी के 2 टुकड़े कर देंगे, एक टुकड़ा आपके खानदान का और एक टुकड़ा हमारे खानदान का। हाँ, यही सही रहेगा। चल अब जल्दी से इसके 2 टुकड़े कर। आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जीते जी मुझे काट देना चाहते? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आशुतोष डॉली को कुल्हाड़ी से काटने वाला होता है कि तभी डॉली नींद से घबराकर उठती है। इतनी ठंड में भी डॉली के अच्छे खासे पसीने छूट चुके थे। बाप रे बाप, ये सपना मुझे हकीकत जैसा क्यों लग रहा था? अच्छा, वही सपना ही था। अब मैं क्या करूं? डॉली, लालच बुरी बला है, बहुत कमा लिया तूने लोगों को लूट कर। ऐसे ही अब कुछ समय और गुजर जाता है। डॉली की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही थी, जिससे परेशान होकर डॉली एक नया प्लान सोचने के लिए आज एक पार्क में जाकर बैठी होती है कि तभी वहां डॉली का देवर आशुतोष आता है और अपनी भाभी को देखकर, अरे भाभी, डॉली भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो कुछ सामान लेने के लिए आई थी ना?
हाँ वो बस सामान मिला नहीं तो सोचा यहीं पार्क में बैठकर थोड़ी धूप खा लूं। अब तो शाम होने को आ गई है, चलिए अब घर चलते हैं। डॉली आशुतोष के साथ घर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में प्रीति की नजर अपनी भाभी डॉली पर पड़ जाती है और जब वो आशुतोष के साथ डॉली को देखती है तो वो जल्दी जल्दी डॉली के पास जाती है। भाभी आप यहाँ, वो भी आशुतोष के साथ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काहे की भाभी, ये तेरी नहीं मेरी भाभी है, भांग पी कर आई है क्या? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? डॉली भाभी आप ऐसे बता क्यों नहीं देती कि आप मेरी भाभी हैं या इसकी भाभी? आपने मेरे अनुराग भैया से शादी करी है। डॉली के डर के मारे अब हाथ पैर कांपने लगते हैं तो वहीं आशुतोष जल्दी से कॉल करके ये सारी बात अपने घर में बताता है और अब सरिता के घर में सविता का पूरा परिवार डॉली के साथ इकट्ठा होता है। मैं तो इस घर में कदम रखना भी नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन रखना पड़ा। बहू ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम इन्हें बता क्यों नहीं देती कि तुम हमारी बहू हो? कैसे कहेगी ये जबकि हमारे घर की बहू है? डॉली बहू तू चुप क्यों है, जवाब दे। डॉली जवाब दो, इसे कह दो कि मैं तुम्हारा पति हूं, ना कि ये अनुराग। चुप कर, मैं डॉली का पति हूं। डॉली तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, जवाब दो। डॉली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे कि तभी डॉली फोन पर उसके चाचा महेश का कॉल आने लगता है। बार बार जब डॉली का फोन बजता है तो डॉली की दादी सास रामकली, जरूर इसके चाचा का कॉल होगा, हर दूसरे दिन इसके चाचा का कॉल आ जाता है। अरे तेरे चाचा को कोई काम धंधा है या नहीं, रोज मुंह उठाकर कॉल कर देता है। अच्छा हुआ इनके चाचा का कॉल आ गया, वही बता देंगे कि इन्होंने अपनी बेटी किसके घर ब्याही है, इनके या हमारे। इससे पहले डॉली कुछ करती कि तभी प्रीति कॉल उठा लेती है और महेश इस बार अनजान होता है कि प्रीति ने उसका कॉल स्पीकर पर रखा हुआ है। अरे डॉली तू वहां से निकली या नहीं? तू दोनों घरों से पैसे और गहने लेकर निकल, फिर हम एक दूसरे शहर चले जाएंगे। बस अब ये लुटेरी दुल्हन बनने का काम अब हम खत्म करते हैं। महेश की सारी बात सुनकर दोनों खानदान वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि तभी प्रीति एकदम से महेश का कॉल कट कर देती है और जब सभी के सामने डॉली की सारी सच्चाई आ जाती है तो मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। तुम लुटेरी दुल्हन हो। आज से पहले तुमने कितनी शादियां की हैं? जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। कितनी शादियां की हैं तुमने और कितनों को लूटा है? कहीं तुमने किसी का खून तो नहीं किया? इससे सवाल हम नहीं बल्कि पुलिस करेगी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। प्रीति जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी देर में पुलिस आ जाती। पुलिस को देखकर डॉली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी डॉली की नजर हॉल के टेबल पर पड़े चाकू पर जाती है। डॉली भागते हुए जाती है और टेबल के पास और चाकू उठाकर प्रीति के गले पर रख देती है। माँ पापा भैया बचाओ मुझे। डॉली तुम्हारे दिमाग तो नहीं खराब हो गया? छोड़ो प्रीति को। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पहले आप लोग मेरा रास्ता छोड़िए वरना मैं इसे मार दूंगी। जाने दीजिए मुझे यहाँ से। अब कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता तो वहीं डॉली प्रीति की गले पर छुरी रखकर वहां से जाने लगती है, जिसे देख अब आशुतोष अपना दिमाग चलाता है और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए डॉली के पीछे आ जाता है और डॉली का हाथ पकड़कर प्रीति को छुड़ा लेता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बहन को नुकसान पहुंचाओगी और हम कुछ भी नहीं करेंगे? तुम ठीक तो हो ना, कहीं लकी तो नहीं? इससे पहले डॉली फिर एक बार बच जाए तभी पुलिस आती है और डॉली को पकड़कर हथकड़ियां पहना देती है। आप नहीं जानते कि कितनी बड़ी लुटेरी दुल्हन है ये। आज तक इसने 20 शादियां की हैं और लाखों रुपए के गहने और पैसे लूटे हैं इसने। आप लोगों की बदौलत आज कानून के हाथ बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ा गया है। पुलिस डॉली को पकड़ लेती है तो वहीं कांस्टेबल जाकर महेश को भी हथकड़ी पहनाकर सीधा पुलिस स्टेशन ले आते हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ ये दोनों खानदान बैठकर अफसोस करते हैं। प्रीति बेटा तुम सच में ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? वो चाकू कितना बड़ा था, उसे देखकर तो मेरा दिल ही सहम उठा। आशुतोष बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो वो डॉली तो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा ही देती। कैसे पहुंचा देती? प्रीति हमारी बहन है और भाइयों का तो फर्ज होता है कि मरते दम तक अपनी बहन की रक्षा करे। अब तो इसने इतनी बड़ी बात भी कह दी, क्या अब भी तुम दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन बने रहोगे? अरे जो हुआ खत्म करो। दोनों खानदान के एक साथ होने की वजह से ही आज हमने उस डॉली को पुलिस के हवाले किया है, वरना हम अकेले क्या ही कर पाते। पता नहीं क्यों हम दोनों बहनें आज तक एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन बनी रही। खुद तो एक दूसरे से नफरत करती ही थी और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी इस नफरत में जोड़ लिया। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो डॉली हमारी जिंदगी में ना आती तो हमारा परिवार फिर से दोबारा एक नहीं हो पाता। इसका मतलब अब मेरे एक नहीं बल्कि 3 भाई हैं। तो अब जब सब ठीक हो ही चुका है तो क्यों ना इसी बात पर मुंह मीठा करें।
एक तरफ जहां दोनों परिवार एक होने की खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा करने में लगे थे, तो दूसरी तरफ डॉली सलाखों के पीछे जाने से पहले आखिरी बार अपने चाचा से मिलती है। चाचा, ये जो भी कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बार मुझे जेल से बाहर आ जाने दो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। ये धमकियां जेल से बाहर जाकर देना, जेल में नहीं, समझी? डॉली और उसका चाचा कई सालों तक जेल में चक्की पीसते हुए ही रह जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सालों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म कर अब दोनों परिवार एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।